हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लेंसों से संबंधित रेखीय आवर्धन, जिसे हम लीनियर मैग्नीफिकेशन, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस और बाकी जो कंसेप्ट है जैसे कि लेंस के संयोजन की क्षमता, इसी वीडियो में हम ख़त्म करने वाले हैं। सो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, पहले हम इसे परिभाषित करेंगे, है ना। उसके बाद इससे जो भी संबंधित प्रश्न बनेंगे उसे भी सॉल्व करना सीखेंगे। रेखीय आवर्धन देखिए, हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। सो परिभाषा के अनुसार हम ये लिख सकते हैं कि किसी लेंस के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अतः हम रेखीय आवर्धन को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रेखीय आवर्धन बराबर यह हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बाटा में लिख देंगे हम वस्तु की लंबाई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है रेखीय आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं और जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है हम h डैश से और वस्तु की लंबाई को h से डिनोट करते हैं। इसलिए जो होता है m बराबर h डैश बटा में h होता है। इसी प्रकार से हम ये भी आपको बता दूं कि रेखीय आवर्धन आपका वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में भी रिलेशन होता है। तो यहाँ से अगर हम m की बात करें तो v बटा u लिखा जाता है। v क्या है, तो v आपका है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u जो है वो हो जाएगा लेंस से वस्तु की दूरी। सो यहाँ पर हम देखिए किसी भी लेंस द्वारा अगर रेखीय आवर्धन निकालना होगा तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। यदि प्रतिबिंब की लंबाई दिया गया हो और वस्तु की लंबाई दिया गया हो तो वहाँ से हम ये रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं। अगर यह प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई नहीं दिया गया हो, वहाँ पर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v दिया है और लेंस से वस्तु की दूरी यानी कि u दिया है, तो इस माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होगा। कुछ नोट में मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखवाना चाहता हूँ, जैसे कि अगर कोई वस्तु की प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वह प्रतिबिंब आभासी होगी और किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वह प्रतिबिंब वास्तविक होगी। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब की आवर्धन जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन निगेटिव होता है। इसका कारण यह है क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनता है,
दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होता है क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैं आपको कुछ और पॉइंट लिखवाता हूँ कि पहला पॉइंट कि यहाँ पर देखिए रेखीय आवर्धन का माप और प्रतिबिंब के आकार में क्या संबंध होता है। ठीक है, जैसे कि रेखीय आवर्धन है ना, रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार मतलब लंबाई, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि रेखीय आवर्धन का मान 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ पर जो है मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया कि रेखीय आवर्धन का मान 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि रेखीय आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं कि देखिए जो m का मान अगर 1 से छोटा है तो जो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, है ना। अगर m का मान 1 के बराबर है तो जो प्रतिबिंब का आकार है वह वस्तु के आकार का बराबर होगा, है ना। और यदि m का जो मान है 1 से बड़ा है तो जो प्रतिबिंब का आकार है वह वस्तु के आकार से बड़ा होगा। इस प्रकार से पॉइंट आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो इसे परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि यह लेंस की फोकस दूरी का प्रतिलोम होता है। इसलिए लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता यह होती है 1 में फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ से जो लेंस की क्षमता होती है उसे हम P बोलते हैं, यानी पावर ऑफ लेंस। यह 1/f होता है। और जो यहाँ पर फोकस दूरी होता है वह मीटर में होता है। किसमें होता है, मीटर में होता है। तो इसलिए हम कोई भी अगर लेंस की क्षमता निकालते हैं तो उसकी फोकस दूरी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, फोकस दूरी निकल जाता है। और यहाँ पर जो ये फोकस दूरी है किस में आता है, मीटर में आता है। तो इसे हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो यहाँ से 1 में, और मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा f में 100 ना सेंटीमीटर। तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100 में f, है ना। और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ये सेंटीमीटर में बदल गया। तो यहाँ से जो होता है यह फोकस दूरी यानी कि जो पावर होती है, यानी कि फोकस लेंस की क्षमता, यह 100 में f लिखा जाता है जो कि सेंटीमीटर में होता है ना। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि पूछ देता है बताइए लेंस की जो क्षमता होती है उसकी SI यूनिट क्या होता है। तो जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ लेंस इज डायोप्टर होता है, यानी कि D से डिनोट करते हैं, है ना। लेंस की जो
क्षमता होती है उसे हम, उसकी जो एक एसआई इकाई होती है उसे हम डायोप्टर कहते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि आपको पता होगा कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा लेंस, उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी कि निगेटिव। सो यहाँ से हम जो भी लेंस की जो क्षमता थी हमने समझ लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यानी कि अगला टॉपिक है हमारा लेंस के संयोजन की क्षमता। लेंस की संयोजन की क्षमता। ठीक है, ये टॉपिक क्या होता है, तो देखिए कि इसका मतलब ये होता है कि यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है तो संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होती है। ठीक है, यानी कि ऐसे मैं समझा देता हूँ कि यदि हम लेंस को एक से ज़्यादा लेंस लेते हैं और उसको आपस में चिपका कर रखते हैं तो उनका कुल लेंसों की क्षमता का योगफल ही लेंस की संयोजन की क्षमता होती है। तो लिखेंगे यदि लेंसों को आपस में सटा कर रखा जाए तो उनकी क्षमताओं का योग ही लेंस की संयोजन की क्षमता कहलाती है। लेंस की संयोजन की क्षमता कहलाती है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई लेंस है P1 P2 P3, है ना, जैसे कि माना P1 P2 P3, ऐसे ही Pn लेंसों की क्षमता है, तो लेंसों की संयोजन की क्षमता होगी, यानी कि टोटल जो हमारा लेंस की क्षमता होगी P बराबर सबको जोड़ देंगे P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे ही आपको Pn तक जोड़ देना है। तो ये जो प्रक्रिया होती है कि विभिन्न प्रकार के लेंसों की क्षमता होती है उनको सटा कर रखा जाता है, तो सभी क्षमताओं का जो योग होता है उसी को लेंसों की संयोजन की क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब टॉपिक हो गया हमारा ख़त्म। अब चलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। 2 सेंटीमीटर की वस्तु है, यानी कि वस्तु की ये लंबाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो अवतल लेंस से जो है वस्तु को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो ये हो जाएगा वस्तु की दूरी।
यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी जो है 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर क्या है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल के हिसाब से हम दिया है लिख लेते हैं। ठीक है, सवाल में दिया गया था वस्तु की लंबाई और वस्तु की लंबाई को मैंने आपको बोला था कि ये h से दर्शाते हैं, जो कि 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद लेंस से वस्तु की दूरी दिया है, लेंस से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी दिया गया है लेंस से, जो कि u है, वह है आपका -12 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु जो होता है हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, यानी कि लेंस के सामने रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी है वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है। फिर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी दिया है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम v से दर्शाते हैं, वह भी है कितना है, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है कि भैया देखिए प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, यानी कि आपको निकालना है h डैश कितना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो रेखीय आवर्धन होता है वह m बराबर होता है h डैश बटा में h या v बटा में u होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, तब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, चूँकि हमें जो है जो निकालना है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब ये होता है कि हमको यहाँ पर h डैश निकालना है, तो h डैश निकालना है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा h डैश बराबर, ये हो जाएगा h v बटा में u। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, h डैश की मान निकालने के लिए h की वैल्यू 2 और v की वैल्यू हम लिख देते हैं -6 और u की वैल्यू है आपका कितना है, -12। ठीक है, तो ये भी 6 दूनी 12 होगा, ये भी क्या होगा, 6 दूनी 12 होगा। तो 12 12 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका भैया 1 होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह 1 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। तो यहाँ से h डैश की वैल्यू आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसलिए अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ सवाल के हिसाब से लिख देंगे कि दिया है लेंस की फोकस दूरी बराबर है -20 सेंटीमीटर। तो ये आपका F हो जाएगा। लेंस की क्षमता पूछ रहा है, इसलिए लेंस की क्षमता बराबर होता है, लेंस की क्षमता बराबर, यानी कि तुम्हारा P जो होता है वह 1/F होता है, यानी फोकस दूरी का रेसिप्रोकल होता है। ये फोकस दूरी जो होता है यह मीटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्षमता है P का मान हो जाएगा, ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 100 ऊपर चला जाता है और नीचे जो है आपका 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर है, माइनस में है। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, कटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो 5D लिखेंगे, लेकिन ये माइनस में होगा। तो जो यहाँ से आएगा लेंस की जो क्षमता आएगी, इसलिए जो लेंस की क्षमता आएगी P वो आ जाएगा -5D। और यह माइनस यह दिखाता है
यह जो क्षमता निकली है अवतल लेंस का निकली हुई है, क्योंकि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ से आ जाएगा -5D। इसलिए हम लिख देंगे लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। डी मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है प्लस का 4.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर क्षमताओं के दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है। लेंस संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इसमें लेंस की संयोजन की क्षमता बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है दिया है, यानी कि ये जो है हम मान लेते हैं P1 है। जो P1 है माने कि हमारा लेंस की क्षमता P1 प्लस का 4.5D है, और जो हमारा P2 है वो हम मान लेते हैं माइनस का 2.5D है ना। तो मैंने आपको बताया था कि लेंस की जो संयोजन क्षमता होती है ये लेंसों को जोड़कर होती है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, इसलिए जो हमारा हो जाएगा लेंसों की संयोजन क्षमता यानी कि P बराबर P1 प्लस P2 होती है। तो देखिए प्लस का 4.5D में से हम -2.5D को ऐड करते हैं। तो यहाँ से कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2D। ठीक है, 2 डायोप्टर हो जाएगा। तो देखिए कुल मिलाकर ये 2D आ गया, यानी लेंस की संयोजन क्षमता आ गया। ठीक है, तो यह हो जाएगा लेंस की संयोजन क्षमता, लेंस की संयोजन क्षमता ये हो जाएगा आपका प्लस का 2D है ना। अब हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो फोकस होता है यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है वह P बराबर 1/f जो होता है, और f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और 1/f इन मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर में। अब चूँकि देखिए यहाँ पर हो गया 2 की वैल्यू, यानी कि 2 बराबर 1/f मीटर में है। तो जो यहाँ पर फोकस दूरी निकालना है तो इसको पलट देंगे, चाहे इसे तिरे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2f बराबर 1। तो f की जो वैल्यू आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है, लेकिन हमें मीटर में नहीं चाहिए, यानी कि मीटर में हो जाएगा 1/2 मीटर, या इसी को बोलते हैं 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1/2 मीटर में 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा फोकस जो दूरी आ जाएगा, फोकस दूरी वो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।